नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर खटीमा से है। नगर पालिका एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। मामला 26 नवंबर 2025 को हुए स्लॉटर हाउस पर आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता को ताक पर रखकर पर्दादारी का खेल खेला है। आखिर क्यों टेंडर की सूचना उन बड़े अखबारों से गायब रही जिन्हें जनता रोज पढ़ती है? जब खटीमा नगर पालिका में कोई छोटा सा कार्यक्रम भी होता है तो उसकी खबर अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, उत्तर उजाला, अमृत विचार और अन्य जैसे इन सभी अखबारों में छपती है। लेकिन जब बात करोड़ों के स्लॉटर हाउस टेंडर की है तो प्रशासन ने इन लोकप्रिय अखबारों से दूरी बना ली है। आरोप है कि टेंडर का विज्ञापन केवल शाह टाइम्स और साथ ही उत्तर केसरी और जन एक्सप्रेस जैसे गिने चुने अखबारों में ही प्रकाशित किया गया है। सवाल यह है कि क्या ये जानबूझकर किया गया है ताकि आम जनता और स्थानीय ठेकेदारों को इसकी भनक ना लगे? खटीमा के बेरोजगार युवाओं और स्थानीय व्यापारियों में भारी रोष है इस बात को लेकर, और टेंडर की सूचना स्थानीय स्तर पर प्रसारित नहीं की गई और बड़े अखबारों को दरकिनार कर केवल सीमित प्रसार वाले अखबारों का ही चयन किया गया तथा स्थानीय युवाओं का उनको मौका देने के बजाय उत्तराखंड से बाहर के व्यक्तियों को टेंडर आवंटित किया गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये पूरी प्रक्रिया केवल चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए रची गई है और एक ये साजिश है। यदि टेंडर की सूचना अमृत विचार या फिर उत्तर उजाला जैसे स्थानीय लोकप्रिय अखबारों में होती तो खटीमा के कई बेरोजगार युवा भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते। बाहरी लोगों को प्राथमिकता देना और सूचना को गोपनीय रखना नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका खटीमा के प्रियंका सिंह ने कहा कि मानकों को पूरा उत्तराखंड के बाहरी यूपी के लोग टेंडर में प्रतिभाग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन ने इन आरोपों पर कोई सफाई देता है या इस टेंडर के खेल की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। खटीमा की जनता जवाब मांग रही है। कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जो खटीमा क्षेत्र में कहते हैं स्लॉटर हाउस के संचालन की हमको गाइडलाइन प्राप्त हुई थी कि ऐसे मानकों को पूर्ण करने के उपरांत ही स्लॉटर हाउस चलेगा। तो उस क्रम में हमने विज्ञप्ति जारी की थी, जो 10 नवंबर को हमने विज्ञप्ति जारी की गई थी और 3 अखबारों में दी है हमने ये विज्ञप्ति। तो ये सब खटीमा में आते हैं न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं चलते हैं। और कितने का टेंडर हुआ? ये अभी हमने इस पर लिया है धनराशि 20 लाख की है इसमें। सालाना 20 लाख का है। ये 6 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और जो टेंडर लिए वो कहाँ के हैं? पड़ा हुआ है इसमें बाहर के ही है, मतलब उत्तराखंड की सीमा के बाहर के। जो क्वालिफाई किए हैं उनमें से तो जो इसका हुआ है वो बाहर का ही है, यूपी की साइड का है। भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने अपने परिवार के सदस्यों पर दर्ज एक आपराधिक मुकदमे को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि 20 जनवरी को उनके परिवार के लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है, जो पूरी तरह साजिश को हो सकता है। और इसी विषय को लेकर उन्होंने पुलिस महानिदेशक से मुलाकात की और निष्पक्ष व तेज जाँच की मांग रखी है। और पांडे ने कहा कि इस प्रकरण में दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज करने वाले व्यक्ति जिन पर आरोप लगे हैं सभी का नार्को टेस्ट और साथ ही पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यदि वे या उनके परिवार के लोग दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यदि मामला झूठा है तो निर्दोष लोगों को क्यों परेशान किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि नेताओं से जुड़े मामलों में तय व्यवस्था के अनुसार जांच और अदालती सुनवाई में तेजी लाई जाए ताकि उच्च सच्चाई जल्द सामने आ सके।
खबर ऋषिकेश से है, जहां देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ऋषिकेश में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह श्रद्धांजलि सभा त्रिवेणी घाट स्थित गांधी स्तंभ पर की गई, जहां स्वाभिमान मोर्चा और अन्य संगठनों से जुड़े लोग पहुंचे हैं। उन्होंने बापू को नमन करते हुए पुष्प अर्पित किए और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया है। मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुधीर राय ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसा के परम पुजारी थे और वह भी उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 5:17 पर गोली मारकर उनकी मौत के घाट उतार दिया गया था, इसलिए उन्होंने भी इसी समय बापू के चित्र के आगे पुष्प अर्पित किए और मोमबत्ती जलाकर उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और बापू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आज अहिंसा के परम पुजारी रहे हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। 30 जनवरी को उनकी जो है एक प्रार्थना सभा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेके आज उनकी याद में हमने यहाँ पे ऋषिकेश के अंदर एक पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि कार्यक्रम महात्मा गांधी जी को याद करते हुए उनकी उसमें रखा है। और तमाम हमारे उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा से और तमाम जितने भी क्षेत्र के सम्मानित नागरिक जन है उनको आज पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। खबर जसपुर से है, जहां जसपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की एक बैठक धर्मशाला मंदिर परिसर में की गई, जिसमें व्यापार मंडल पदाधिकारियों के साथ शहर के तमाम व्यापारियों ने भी शिरकत की है। बैठक में व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई, साथ ही आगामी ग्रीष्म ऋतु में लो वोल्टेज को लेकर चर्चा की गई, जिस पर व्यापार मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह ने त्वरित विद्युत विभाग के अधिकारियों को वार्ता की और साथ ही जिस पर विद्युत विभाग जसपुर एसडीओ सद्दाम हुसैन ने मुख्य बाजार में विद्युत केबल लाइन बदलने में व मेन बाजार में विद्युत ट्रांसफर बढ़ाने की भी बात करते हुए व्यापारियों को विद्युत से छुटकारा दिलाने का आश्वासन दिया है। मीटिंग की जा रही है। इस व्यापार मंडल का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि गर्मियों में जो बाजार में लो वोल्टेज होती है और व्यापारी को दिक्कत होती है, उस टाइम जो बहुत भीषण गर्मी होती है और पंखा बहुत धीरे धीरे घूम रहा होता है, वोल्टेज आती है 90-100, उसके लिए हमने एसडीओ साहब से रिक्वेस्ट की कि बोले इस व्यापारियों की शिकायत है और लगातार कई वर्षों से शिकायत है, इस शिकायत को दूर किया जाए। तो एसडीओ साहब महोदय ने हमसे कहा कि बोले इसके लिए नई केबल लगा देंगे और जहाँ जहाँ खंभों की जरूरत हो खंभे लगा देंगे और इस वोल्टेज नहीं ज़्यादा वोल्टेज के लिए एक नया ट्रांसफार्मर भी बाजार के लिए अलग लगाएंगे। खबर नैनीताल से, जहां नैनीताल मंडल भाजपा के महामंत्री हरीश सिंह राणा ने कहा कि नैनीताल शहर कई समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शीघ्र आपको बता दें कि शत्रु संपत्ति पर प्रस्तावित पार्किंग स्थल को लेकर नगर पालिका ने फिर से कूड़ा डंपिंग जोन बना दिया है। वहां पर पार्किंग बननी थी, लेकिन नगर पालिका ने अपना कब्जा जमा रखा है और साथ ही आपको बता दें डीएसए मैदान पर कब्जे की कोशिश भी की जा रही है। प्रशासन ने डीएसए खेल मैदान को खेल विभाग को हस्तांतरित किया था, लेकिन पालिका खेल मैदान पर अपना कब्जा बता रही है, जिसको लेकर बीते दिन खेल विभाग व नगर पालिका के बीच विवाद पैदा हुआ था। नाम हरीश राणा है और मैं इस समय मंडल महामंत्री भाजपा नैनीताल के दायित्व पर हूं। देखिए, नैनीताल शहर की वर्षों पुरानी दो प्रमुख मांगों को लेकर और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी और हमारे माननीय सांसदगण लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय माननीय गृह मंत्री जी से
वर्षों पुरानी पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए मेट्रोपॉल पार्किंग को मांगा था और वहां पर सरफेस पार्किंग का तेजी से निर्माण होना है, उसका भूमि पूजन भी हो चुका है। लेकिन नगर पालिका परिषद नैनीताल द्वारा वहां पर कूड़ा डालकर पुनः अतिक्रमण किया जा रहा है और वहीं पर एक छोर में जो बीच में मीडिया में भी आया था, वहां पर गैरकानूनी निर्माण करवाया जा रहा है और किसी अन्य व्यक्ति को वहां पर वो लीज पर निर्माण करा के दिया गया है कोना व्यवसायिक गतिविधि के लिए, उस पर जांच गतिमान है। इसके साथ ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी की खेल सुविधाओं को विकसित करने के लिए 7 कुछ खेल विभाग द्वारा नैनीताल दिए गए, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन नगर पालिका नैनीताल उस नजूल की जमीन पर कब्जा करना चाह रही है, जबकि वह जो कार्रवाई हुई है वो उन्हीं के शहरी विकास विभाग के पत्र के क्रम में उसमें साफ साफ लिखा है कि वह कार्रवाई हो रही है। तो मेरा हमारे आदरणीय दीपक राव जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव भी हैं और हमारे आयुक्त भी हैं, वह इन मामलों पर बहुत तत्काल शीघ्र कार्रवाई करते हैं और तेज तर्रार हमारे अधिकारी हैं। और शालीन और सुलभ हमारे आदरणीय हमारे जिलाधिकारी महोदय से आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि इन दोनों ही प्रकरणों पर नगरपालिका या संबंधित जो भी इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं ऐसे लोगों का संज्ञान लें और उन पर त्वरित कार्रवाई करें और जितने भी आवश्यक कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को संपन्न करने के लिए हो उस पर कार्रवाई करने का कष्ट करें। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड शासन ने एक साथ 18 पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। हरिद्वार में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार को अब राज्य स्तरीय एसटीएफ की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और हरिद्वार और रुड़की पुलिस व्यवस्था पर असर डालने वाले इस फैसले में 2 वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई है। वहीं हरिद्वार में लंबे समय से सक्रिय नरेंद्र पंत को पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय अभिसूचना हल्द्वानी भेजा गया है। इन तबादलों को हरिद्वार रुड़की क्षेत्र की सुरक्षा रणनीति और आगामी चुनौतियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। खबर रामनगर से है, जहां दांतों के इलाज में अब तक तकनीकी ने एक और बड़ी छलांग लगा ली है। ब्रजेश हॉस्पिटल के डेंटल डिपार्टमेंट में अब मरीजों को मिल रही है अत्याधुनिक इंट्राओरल स्कैनर की सुविधा, जिससे न केवल इलाज आसान हुआ है बल्कि मरीजों को डिजिटल रिपोर्ट भी मिल रही है, वो भी QR कोड के जरिए सीधे मोबाइल में। जी हाँ, खास बात यह है कि यह सुविधा ESI और ECHS कार्ड धारकों के लिए पूरी तरह कैशलेस है। ब्रजेश हॉस्पिटल के डेंटल डिपार्टमेंट में अब मरीजों को आधुनिक तकनीकी के साथ बेहतर इलाज मिल रहा है। यहाँ फिलिंग रूट कैनाल और साथ ही सिंगल सिटिंग रूट कैनाल और साथ ही एक्सट्रैक्शन ऑर्थोटोडिक और साथ ही ट्रीटमेंट अक्कल दाढ़ सर्जरी और साथ ही स्केलिंग और साथ ही इम्प्लांट्स जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नई सुविधा के तहत हॉस्पिटल में इंट्राओरल स्कैन की शुरुआत की गई है, जिससे मरीज के मुंह का डिजिटल स्कैन किया जा सकता है और AI तकनीकी के माध्यम से पूरी रिपोर्ट तैयार होती है। यह रिपोर्ट QR कोड के जरिए मरीज के मोबाइल में तुरंत डाउनलोड हो जाती है और अब क्राउन और कैप के लिए ट्रे से इंप्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे पहले मरीजों को होने वाली असुविधा, घबराहट और उल्टी जैसी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। ब्रजेश हॉस्पिटल में इंट्राओरल स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, जिससे मरीजों को डिजिटल स्कैन के जरिए AI जनरेटेड रिपोर्ट मिलेगी। पेशेंट QR कोड स्कैन करके अपनी पूरी डेंटल रिपोर्ट मोबाइल में देख सकता है और साथ ही क्राउन और साथ ही कैप के लिए भी अब ट्रे इंप्रेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्कैन से ही काम हो जाएगा। मैं डॉक्टर विनती अग्रवाल ब्रजेश हॉस्पिटल से डेंटल डिपार्टमेंट मेरा ही है। यहाँ पर डेंटल से रिलेटेड सारा ट्रीटमेंट हो रहा है, जैसे फिलिंग है, रूट कैनाल है, सिंगल सिटिंग रूट कैनाल है, एक्सट्रैक्शन है, ऑर्थो ट्रीटमेंट है जिसमें टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज होता है, अक्कल दाढ़ की सर्जरी है, दांतों की साफ सफाई है और इम्प्लांट्स, ये सारा ट्रीटमेंट हो रहा है। नई सुविधा में इस समय ब्रजेश हॉस्पिटल में इंट्राओरल स्कैनर आया है। इंट्राओरल स्कैनर जो है, जैसे आपने अपने मुंह में स्कैन करा लिया, उससे फिर आपके मुंह में क्या क्या परेशानियां हैं, आपको स्केलिंग करानी है, आपको फिलिंग करानी है, ये सारी एक रिपोर्ट AI जनरेट करेगा और पेशेंट को एक QR कोड खींचना है और उस QR कोड से उसकी रिपोर्ट उसके फोन में आ जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। दूसरा फायदा ये होता है कि जैसे आप लोगों ने पहले भी क्राउन कटिंग करा, दांत कटवाए हैं क्राउन पहनने के लिए, तो पहले वो ट्रे से इंप्रेशन होता था, तो पेशेंट को बड़ा डिस्कम्फर्ट होता था, कभी नोजिया वॉमिटिंग भी होता था। बट अब सिर्फ स्कैन होना है आपकी क्राउन कटिंग और लैब को मेल चली जाएगी, तो जो क्राउन्स बन के आते हैं उसकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है। जो खाना फंसने की शिकायत होती है ज़्यादातर कि मैंने कैप पहनी है और मेरे खाना फंस रहा है, वो शिकायत खत्म हो जाएगी, तो पेशेंट को आराम हो गया,
काम अच्छा हो गया, ये नई सुविधा है। दूसरा, डेंटल में जो ESI कार्ड धारक हैं और ECHS कार्ड धारक हैं, यानी जितने फैक्ट्री वर्कर्स हैं या रिसोर्ट में काम करने वाले हैं और एक्स आर्मी मैन हैं, उन सबके लिए डेंटल स्कैनर की सुविधा कैशलेस है। AI जो जनरेट रिपोर्टेड है कैशलेस है। तो ये 2 कार्ड्स डेंटल में चलते हैं। डेंटल में आयुष्मान के तहत फ्रैक्चर के केसेस होते हैं, जैसे ट्रॉमा हुआ, मैक्सिला फ्रैक्चर है, नीचे का जबड़ा टूटा हुआ है, इसके लिए आयुष्मान कार्ड के थ्रू ट्रीटमेंट। खबर गया से है, जहां पर बाराचट्टी, बिहार के गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड स्थित बीघी फायरिंग रेंज में शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को एक भीषण धमाका हुआ है। इस धमाके में सेवई गांव के एक 16 वर्षीय किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, घटना के विवरण की बात करें तो जानकारी के अनुसार राजगीर से आई CRPF की एक टुकड़ी पिछले कुछ दिनों से इस रेंज में हथियारों का अभ्यास कर रही थी। अभ्यास समाप्त होने के बाद शुक्रवार को सवई गांव के किशोर सौरभ माझी 16 वर्षीय और मुकेश माझी 15 वर्षीय फायरिंग के बाद बचे हुए पीतल और लोहे के अवशेष वेस्टेज इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए। इसी दौरान एक जिंदा गोला विस्फोटक शेल अचानक फट गया। इतना और साथ ही धमाका इतना शक्तिशाली था कि सौरभ माझी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मुकेश माझी इस ब्लास्ट में चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों में चीख पुकार मच गई। घायल मुकेश को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC बाराचट्टी ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए अनुग्रह नारायण माधव मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल गया रेफर किया था। प्रशासन की चेतावनी और जांच भी जारी है। CRPF और स्थानीय पुलिस का कहना है, फायरिंग शुरू होने से पहले आसपास के गांव में मुनादी कराकर लोगों को रेंज के भीतर न जाने की सख्त चेतावनी दी गई थी। बाराचट्टी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मुखिया जी, आपके बुमेर पंचायत में जो आज घटना घटा है फायरिंग को लेकर के, इस पर क्या कहिएगा? कौन किसका मृतक हुआ या घायल हुआ? ग्राम पंचायत बुमेर में अभी वो सेबई टोला जहाजवा का 2 महादलित परिवार का 15 साल का बच्चा है, जिसमें मुकेश कुमार एक नाम है, पिता तिलेश्वर माझी, वो घायल हुआ है, जो अभी PHC लाया गया है बाराचट्टी और इसको बेहतर इलाज के लिए गंभीर अवस्था में है, इसलिए इसको मगध मेडिकल कॉलेज गया भेजा जा रहा है। और एक और बच्चा है सौरभ माझी, पिता अनिल माझी, उसके वो ऑन स्पॉट डेथ कर गया है। उसके लाश को लाने का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद उसको भी पोस्टमार्टम। ये अभी राजगीर CRPF का फायरिंग चल रहा था और उसी फायरिंग के क्रम में ये 29, 30, 31 3 दिन का उसका परमिशन मिला है, रेंज अलॉट हुआ था, लेकिन कल ही एक ही दिन में वो फील्ड फायर ख़त्म हो चुका था और सभी सेना के जवान चले गए थे अपने गंतव्य स्थान पे। लेकिन ये सब वेस्टेज जो रहता है फायरिंग का, उसको ये सब चुनने गया था, जबकि मना रहता है कि आप लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में ना जाएं, फिर भी जाता है जबरन, और उसी के क्रम में ये घटना घटी है। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। और ये ऐसा भी देखा जाता है मुखिया जी कि उनके द्वारा जो माइकिंग वगैरह भी किया था, तो वो सब में कहीं कोई कमी नहीं है। जब भी फायर होता है उसके संध्या के एक दिन पूर्व पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जो इलाका इस रेंज में पड़ता है, उस सभी क्षेत्रों में माइकिंग का व्यवस्था है और माइकिंग से बोला जाता है और सूचना दिया जाता है कि कल से इतना बजे से इतना बजे तक फायरिंग होगा। फिर भी लोग जो है सो प्रतिबंधित क्षेत्र में जाते हैं। इसमें वो फायरिंग जो करते हैं उन लोगों का कोई गलती नहीं, क्योंकि हम लोग इसका संज्ञान बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और इस पर काफ़ी हमारे द्वारा ध्यान रखा जाता है कि जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगा तब तक प्री फायरिंग का आदेश नहीं हम लोग करते हैं। और उसके बाद अगर कोई घटना होती है तो हम लोग NOC नहीं देते हैं, उसमें लिखते हैं, इसकी जवाबदेही बनती है। लेकिन आज तो किसी तरह की कोई फायरिंग नहीं। परिचय देते संजीव कुमार मुखिया, ग्राम पंचायत बुमेर, बाराचट्टी, गया जिले।
खबर सहरसा से है, जहां महज 24 घंटे के भीतर सहरसा पुलिस ने तेज और सख्त कार्रवाई करते हुए सदर अस्पताल छेड़खानी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर वायरल पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और साथ ही इस बीच एक बड़ा संदेश मानी जा रही मामले में आरोप है कि इलाज के लिए एक सदर अस्पताल पहुंची एक युवती का पर्चा बनवाने के बाद बहला फुसलाकर एक पुरानी और जर्जर इमारत में ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। इस जघन्य अपराध में एम्बुलेंस कर्मी और साथी नंद कुमार को मुख्य आरोपी बताया गया है। इसके सहयोगी अंकित झा और कृष्ण कुमार को भी पुलिस ने दबोच लिया है। घटना का वीडियो जैसे ही जिला अधिकारी तक पहुंचा, उसके बाद पुलिस ने अलर्ट मोड में आकर डीएम के निर्देश के दिए और साथ ही पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी है और 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल दिनांक 29 जनवरी को एक वायरल वीडियो हुआ था, जिस वीडियो को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गंभीरता से लेते हुए तुरंत संज्ञान लिया गया तथा पीड़िता के बयान के आधार पर एक कांड दर्ज किया गया, जिसमें छेड़खानी एवं दुष्कर्म के प्रयास की बात की गई थी तथा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। घटना यह है कि पीड़िता यह घटना सदर अस्पताल सहरसा के परिसर की है। पीड़िता सदर अस्पताल सहरसा में इलाज कराने हेतु अपने परिजन के साथ आई थी। इलाज हेतु रजिस्ट्रेशन के क्रम में ही एक व्यक्ति, एक अभियुक्त जो कि अस्पताल का ही एम्बुलेंस का कर्मी है, उसके द्वारा मदद करने के नाम पर बहला फुसलाकर बगल के बिल्डिंग में ले जाया गया तथा उसके साथ छेड़खानी तथा दुष्कर्म का प्रयास किया गया। लड़की वहाँ से भाग निकली तथा बगल में ही नर्सिंग स्टाफ का ट्रेनिंग चल रहा था। वहाँ जाकर उस घटना की जानकारी दी। नर्सिंग स्टाफ द्वारा घटनास्थल पर उपस्थित 2 अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन उन लोग जो छुड़ा के वहाँ से भाग गए। इस घटना का वीडियो भी बनाया गया था और इसी के वीडियो के संज्ञान में आते पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और जो मुख्य अभियुक्त है वो अस्पताल का ही एम्बुलेंस का कर्मी है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके नाम एवं पता है नंद कुमार, पेशर त्रिभुवन प्रसाद यादव, साकिन धमसैनी, वार्ड नंबर 46, थाना व जिला सहरसा। दूसरा अंकित कुमार झा, पेशर प्रेम मोहन झा, साकिन डिबरा ब्राह्मण टोली, वार्ड नंबर 16, थाना नौहट्टा। तीसरा कृष्णा कुमार, पेशर फुलरजक, साकिन न्यू कॉलोनी, वार्ड नंबर 8, थाना व जिला सहरसा। और टीम में शामिल हैं अजीत कुमार, पुलिस उपाधीक्षक साइबर थानाध्यक्ष साइबर थाना, पुनी सुबोध कुमार, थानाध्यक्ष सदर थाना, पुवनी ज्योति कुमारी, थानाध्यक्ष महिला थाना, पुवनी इंद्रजीत तांती, डीआईयू के, पौड़ी पुवनी स्नेहा कुमारी, महिला थाना एवं डीआईयू के कर्मी। धन्यवाद। घटना हुई थी क्या सर? सर क्या नियत थी इन लोगों की? ये बलात्कार का प्रयास था। धन्यवाद। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।